अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिम वर्क्स। कैसे हैं आप सब? और जिनके रोज़े चल रहे हैं उम्मीद करता हूँ उनके रोज़े भी अच्छे से जा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आज का सेशन फिल्म मेकिंग के ऊपर होगा और उससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग थ्रू द आई ऑफ सिनेमा। वो क्या बात है कि एक अच्छी फिल्म जो है उसे आप 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद भी अच्छे से याद रखते हैं। वो क्या बात है कि बुरी फिल्म को आप फ़ौरन भूल जाते हैं या आप उसे इसलिए याद रखते हैं कि वो बहुत ही बुरी फिल्म है। तो एक अच्छी और एक बुरी फिल्म के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है एक अच्छी लिखी हुई कहानी, अ गुड रिटन स्टोरी। यही इस सेशन का सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। एक कहानी क्या है? हर शख्स के जहन में कहानी का एक अलग मतलब होता है। कोई कहता है कि कहानी एक शख्स के तखय्युल या जिसे इंग्लिश में इमेजिनेशन भी कहते हैं, एक शख्स के तखय्युल या इमेजिनेशन से निकली हुई एक दुनिया है जिसे आप स्क्रीन पर देखते हैं। कोई ये भी कहता है कि भाई कहानी एक किरदार का उसके सफ़र के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक का जो सफ़र है वो कहानी है। कोई ये भी कहता है कहानी किसी शख्स के एक वाक़या को अपने नज़रिए से बयान करना भी कहानी है। कोई भी जवाब गलत नहीं है, सब जवाब सही है क्योंकि सबका एक अपना अपना नज़रिया है एक कहानी को लेकर। मुझे लगता है कहानी एक पर्दे की रेलिंग की तरह है, बिल्कुल सीधी, मगर उस रेलिंग पर हम लगाते हैं कड़ियाँ। वो कड़ियाँ जो हैं वो कहानी के अंदर हादसात या वाक़ये के तौर पर आती हैं जो आपके मेन कैरेक्टर या हीरो के साथ होते हैं जब वो अपने सफ़र पर निकलता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर आप लोगों ने सिडनी लुमेट की मशहूर ज़माना फिल्म 12 एंग्री मैन देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहानी के शुरू में 11 लोग ये फ़ैसला ले लेते हैं कि वे खून लड़के ने किया है, मगर 12वां बंदा जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ पर उसकी मंजिल है कि वो उन 11 लोगों को इस बात पर राज़ी करे कि खून लड़के ने नहीं किया। इस तरह उसके पास एक आगाज़ आ गया अपने सफ़र का। आप उस रेलिंग में कड़ियाँ डालेंगे ताकि वो सफ़र ज़्यादा मज़ेदार हो। जैसे कि सरदार खान गैंग्स ऑफ वासेपुर से, उसे कैरेक्टर का गोल बहुत सिंपल है, रामाधीर सिंह से बदला लेना है। मगर क्या उसे वो बदला आसानी से मिल जाता है? नहीं, क्योंकि उस रेलिंग में आपने डाली हैं कड़ियाँ जिसकी वजह से वो बदला पूरे होने तक का जो सफ़र है वो इतना मज़ेदार हो जाता है कि आप एज एन ऑडियंस अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं ताकि एंड तक वो सफ़र को पूरा होते हुए देखें। दुनिया भर में कहानी बताने के बहुत अलग अलग अंदाज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, नॉन लीनियर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, हिस्टोरिक सिनेरियोस बेस्ड स्टोरी टेलिंग फ्रॉम वन पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी टेलिंग फ्रॉम थर्ड पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब पर हम अगली वीडियो में आएंगे। उससे पहले हम थोड़े बेसिक सेट कर लेते हैं। हमारा आज का जो बड़ा क्वेश्चन है कि एक अच्छी फिल्म की कहानियाँ में ऐसी क्या बात है जो बुरी फिल्म की कहानियों से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। ये बहुत सिंपल है। आप सब ने स्कूल में मैथ्स पढ़ा है, चाहे आपको जितना ही ना पसंद हो, मगर आप सब ने पढ़ा है। मैथ्स के अंदर ग्राफ्स भी होते हैं और हर ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस ग्राफ की हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल। अच्छी और बुरी कहानियाँ भी ऐसे ही चलती हैं। बुरी कहानी एक ग्राफ के एक्स एक्सिस की तरह होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। इसे आप पर्दे की रेलिंग वाली एग्जांपल से कंफ्यूज मत करिएगा। एक्स एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। एक बुरी कहानी एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूला पर चलती है क्योंकि उस कहानी में कोई डेप्थ नहीं होती। आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं या दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनके जो गोल्स हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ इतनी खास नहीं होती, या एज एन ऑडियंस आप उनके गोल्स और उनके साथ होने वाले हादसात या वाक़ये, जिन्हें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स भी कहा जाता है, उनसे आप रिलेट नहीं कर पाते। किसी और सिनेमा में जाने से पहले आप अपने पाकिस्तानी सिनेमा को उठा के देख लें तो आपको ऐसी फिल्म नज़र आती हैं। 2015 की रिलीज़ फिल्म जवानी फिर नहीं आनी, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। और जिन्होंने 2005 की फिल्म नो एंट्री देखी है उन्हें अंदाज़ा होगा कि जवानी फिर नहीं आनी उसका पाकिस्तानी वर्जन था। अब ये फिल्म हॉरिजॉन्टल स्टोरी लाइन या एक्स एक्सिस वाले फॉर्मूले पर इसलिए बैठती है क्योंकि
आपका मेन कैरेक्टर जो हैं उनके गोल्स जो हैं वो इतने बेसिक और सिंपल हैं कि वो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते कहानी के अंदर। दूसरी चीज़, कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है। और तीसरी चीज़, कहानी इंगेजिंग नहीं है ऑडियंस को कुर्सियों पे बिठा कर रखने के लिए। जब आप कहानी को शुरू के 10 मिनट में ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहानी का एंड क्या होगा, तो कहानी उतनी दिलचस्प रहती नहीं है। जवानी फिर नहीं आनी की स्टोरी आप देखें, 3 मर्द जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेजार हैं, वो अपने चौथे बैचलर दोस्त से मदद लेते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट लेकर आए। आप नोट करें, कैरेक्टर्स में कोई डेप्थ ही नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं है, सिंपल ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स हैं। शादी से बेजार हैं तो बाहर जाकर एंजॉय करना है। एज एन ऑडियंस आपके पास इतनी मार्जिन ही नहीं रहती कि आप इंटरेस्टिंगली ये होता हुआ देखें। ऐसा नहीं है कि ये सिनेरियोज दूसरी मूवीज़ में नहीं होते। 2011 की रिलीज हॉलीवुड फिल्म क्रेजी स्टूपिड लव डायरेक्टेड बाय ग्लेन फिकारा एंड जॉन रिक्वेर, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा, उसमें भी स्टीव कैरल और उसकी वाइफ जूलियाना मोर की मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं। और फिल्म के एक हिस्से में स्टीव कैरल भी बाहर जाकर एंजॉय करता है दूसरी लड़कियों के साथ, मगर आप नोट करें उसका एक प्रॉपर बिल्डअप हुआ है कि स्टीव कैरल का कैरेक्टर उस पॉइंट तक कैसे पहुंचा है, जो ना सिर्फ आपको उसके कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करता है बल्कि आप वो जर्नी इंजॉय करते हो। मैं पाकिस्तानी सिनेमा की बुराई नहीं कर रहा, पाकिस्तानी सिनेमा ने बहुत अच्छी फिल्म्स और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स भी बनाई हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। 1973 की पाकिस्तानी फिल्म इंसान और गधा डायरेक्टेड बाय सैयद कमाल, आप स्टोरी वर्ल्ड को देखें जो बनाया गया है। एक गधा जिसका मालिक उस पर बहुत तशद्दुद करता है और ज़माना भी उसको धुतकारता है और उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता। वो एक दिन खुदा से दुआ करता है कि भाई उसे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, वो उसे इंसान बना दे। तो एक गधा जो अब इंसान बन गया है वो अपने नज़रिए से हमारे माशरे को देख रहा है और उसमें घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। 1973 के अंदर ऐसी क्रिएटिव कहानियों के साथ हम लोग फिल्म बना रहे थे। अगर आप नोटिस करें, आपके स्टार्ट में ही आपके कैरेक्टर का गोल, जो आपका कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर गधा, उसकी मोटिवेशन क्लियर है, उसका गोल क्लियर है, मगर उस गोल को हासिल करने के लिए जो सफ़र पे वो निकलेगा वो उसकी दिलचस्प बात है। वो जो मैंने कहा था जैसे कड़ियाँ लगेंगी, वो कड़ियाँ जब लगेंगी उस सफ़र के अंदर गधे के, वो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। इंडियन सिनेमा भी हर साल ऐसी कितनी मूवीज़ आती हैं जिनकी कहानियाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह चल रही होती हैं, बिल्कुल सीधी, कोई टूस एंड टर्न्स नहीं, किसी कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, ना ही आप उनके गोल को देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हो। पर ऐसी फिल्म्स भी सिनेमा के अंदर सक्सेसफुली चलती हैं क्योंकि उनके पास एक फार्मूला होता है चलाने का। उस फार्मूला के अंदर कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो चलती हैं। सबसे पहला पॉइंटर होता है भाई वल्गर जोक्स। दूसरा पॉइंटर होता है कि वुमेन जो एज अ सेलिंग पॉइंट यूज़ होते हैं। आपकी फिल्म के अंदर जो हीरोइंस या औरतें या लड़कियां जो हैं उनको एज अ सेलिंग पॉइंट यूज़ किया जाता है। उनकी कहानी के अंदर कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ इसलिए यूज़ की जा रही होती हैं क्योंकि वो एक ब्यूटी अपील या ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ की जा रही होती हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है भाई आइटम नंबर्स होते हैं। हर ऐसी बुरी फिल्म के अंदर आप हमेशा आइटम नंबर्स देखेंगे तो वो इसीलिए होता है ताकि ऑडियंस जो है एज एन इंगेज रहे, वो बैठ के देखती रहे कि हाँ भाई आइटम नंबर अच्छा चल रहा है, लड़की अच्छी लग रही है उसमें, या हीरो अच्छा लग रहा है, हमारे हीरो हीरोइन अच्छे लग रहे हैं ऐसे कपड़े पहनकर या ऐसे कपड़े पहनकर, वो उनकी ब्यूटी अच्छी लग रही है। तो इस टीम में आइटम नंबर्स आपको लाजमी देखने को मिलेंगे। ऐसी फिल्मों के अंदर हमेशा जो है एक्शन जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। एक्शन इतना ज़्यादा होता है कि कहीं ना कहीं कहानी जो है वो पीछे रह जाती है, मगर एक्शन चलता रहता है। सेक्सुअल अपील बहुत होती है इन फिल्मों के अंदर, जैसे इंटीमेट सीन्स डाल देना, जैसे जो आपकी एक्ट्रेसेस हैं उनको इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाना कि वो सेक्सुअली बहुत अच्छी लगें स्क्रीन के ऊपर, आप एज एन ऑडियंस उनको देखते रहो, उनकी सेक्सुअल अपील से अट्रैक्ट हो। आपने ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें ये सारे पॉइंटर्स होंगे। सिर्फ इंडियन सिनेमा में नहीं, हॉलीवुड में भी, कोरियन सिनेमा के अंदर भी ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं। इंडियन सिनेमा के अंदर अगर आप एग्जांपल लें ग्रैंड मस्ती की, मस्ती का पहला पार्ट अच्छा था, मगर जब पार्ट 2 आया ग्रैंड मस्ती, उसके अंदर आपको एग्जांपल ज़रूर मिलेंगी इन पॉइंटर्स की।
ग्रैंड मस्ती के अंदर जी भर के वल्गर जोक्स का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो एक्शन करते हैं वल्गर जोक्स मारे गए हों या वल्गर जोक्स वर्बली यूज़ किए गए हों, वल्गर जोक्स बेहद यूज़ किए हैं। ग्रैंड मस्ती के अंदर जो लड़कियां हैं उनका पोर्ट्रेल भी एज अ सेक्सुअल अपील के तौर पर किया गया है। आपको वाला सीन याद है जब विवेक ओबरॉय और आफ्ताब अपने कॉलेज वापस जाते हैं और अपने टीचर से मिलते हैं, तो उस टीचर को जिस तरीके से दिखाया गया है वो साफ यही है कि क्योंकि उनके पास कहानी अच्छी नहीं है, तो अपनी फिल्म को जिस दूसरे तरीके से अगर बेचना है तो वो यही है कि आप जो हैं जो आपका विमेन कैरेक्टर्स हैं उनको एज अ सेक्सुअल अपील यूज़ करो। ऐसे ही गोलमाल के जो रीसेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 1 अच्छा था, और गोलमाल के जो रीसेंट पार्ट्स हैं अगर आप उनको भी देखें तो उसके अंदर जो वाला पॉइंटर है कि एक्शन ज़्यादा है, कहानी कम है। गाड़ियाँ उड़ रही हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं, गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं, ज़बरदस्ती के अगर एक्शन हो रहे हैं तो वो लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कहानी को कोई पीछे छोड़ देते हैं और बस आप एक्शन देखते जा रहे होते हो। मैं तेरा हीरो वरुण धवन की जो फिल्म थी उसके अंदर भी आप देखें स्टीमी आइटम नंबर्स हैं, जिसके अंदर आपकी जो हीरोइंस हैं इलियाना है और नरगिस फ़करी है, उनको ऐसा दिखाया गया है कि वो एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करी जाए। इवन वरुण धवन की भी बहुत दफ़ा शर्टलेस दिखाया गया, जिसके अंदर उसके एप्स दिखाए गए ताकि जो आपकी फ़ीमेल ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो, वो देखे और वो मुतासर हो। लव आजकल 2 के अंदर भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी कहानी के अंदर डेप्थ नहीं है। आपके दो कैरेक्टर जो हैं उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्डअप ही नहीं किया गया कि आप एज एन ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट करें। ऐसे ही हॉलीवुड सिनेमा के अंदर भी ऐसा होता है। अगर आपने स्कैरी मूवी देखी हो और उसकी पूरी सीरीज़ देखी हो तो उसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है। आपकी जो सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो सेक्सुअल अपील के तौर पर यूज़ हो रही हैं, वल्गर जोक्स मुस्तकिल क्रैक किए जा रहे हैं। तो उस पूरी जो सीरीज़ है स्कैरी मूवीज़ के अंदर उसके अंदर मुस्तकिल ये हो रहा है, एक्शन हो गए तो लंबे लंबे एक्शन चल रहे हैं, कहानी पीछे छूट चुकी है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। ऐसे ही मीन गर्ल्स की जो फिल्म आई थी वो भी यही है, उसके अंदर कॉलेज लाइफ दिखाई गई है, जो आपकी सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं सेक्सुअल अपील ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ की जा रही हैं। आपस में कोई कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ नहीं है या ग्रे एरिया नहीं है जो आपको एज एन ऑडियंस बिठा के रखे, आप सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे होते हो, बस कुछ टाइम बाद आप वो मूवीज़ भूल जाते हो, उनकी कहानियाँ इंटरेस्टिंग नहीं होती। कोरियन सिनेमा के अंदर भी हेल कैट्स अगर आप मूवी देखें उसके अंदर भी सेम है, फिर से वापस औरतों को एज ए सेक्सुअल अपील के तौर पर यूज़ किया गया है, मेल गेज के तौर पर यूज़ किया गया है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, नैरेटिव को एंगेजिंग बनाने के लिए, क्योंकि आपकी जो कहानी है वो इन इटसेल्फ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। इन सारी फिल्म्स में आपको ये सारे पॉइंटर्स दिखेंगे। इस तरीके की स्टोरी या आप भूल जाते हैं या आप इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपको ये सारे पॉइंटर्स याद होते हैं। अगर आप ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी देखें तो उसके अंदर उर्वशी रौटेला को आप देख लें, वो क्या है, उनके रोल में कुछ भी डेप्थ नहीं है, मगर आपको इस कदर वो सेक्सुअल अपील के तौर पर दिखाया गया है उसे कि आप सिर्फ वही देख रहे होते हैं। सेम विद जब आशिक बनाया का ये जो रीमेक हुआ था उसके अंदर भी उर्वशी रौटेला को इस तरीके से यूज़ किया गया था, ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसा सेक्सुअल अपील के तौर पर यूज़ किया गया। तो इन फिल्म्स के अंदर ये वाले पॉइंटर्स लाजमी होते हैं ताकि आपकी फिल्म सिनेमा के अंदर चले। अब आते हैं अच्छी कहानियों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग यूज़ की जाती है, जिसे हम आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे, मगर उससे पहले बेसिक सही करना है। तो मैंने आपको बताया कि अच्छी कहानियाँ जो होती हैं वो एक ग्राफ के वाई एक्सिस की तरह होती हैं, एक वर्टिकल लाइन की तरह होती हैं। इन कहानियों में एक गहराई होती है, एक डेप्थ होती है, कुछ बात होती है जो फिल्म मेकर आप तक पहुँचाना चाह रहा होता है, जो आपसे कहना चाह रहा होता है। दुनिया के हर सिनेमा में आपको ऐसी मूवीज़ देखने को मिलेंगी। अच्छी कहानी आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपने आप से बांध कर रखती है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि ये जो हो रहा है हमारे हीरो के साथ ये क्यों हो रहा है, अब वो आगे क्या करेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। 2003 की कोरियन मूवी है ओल्ड बॉय, डायरेक्टेड बाय पार्क चैन वुक। ओल्ड बॉय की कहानी शुरू के 5-10 मिनट में ही आपका ध्यान इस तरीके से अपनी तरफ खींच लेती है कि आप एंड तक उसको देखना पसंद करते हैं, और कहानी है भी इतनी दिलचस्प। एक शख्स जो एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक दिन उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और 15 से 16 साल के लिए एक कमरे में कैद कर देते हैं,
और 16 साल बाद जब वो कमरे से उसको रिहा करते हैं और उसे कहते हैं जाके अपनी ज़िंदगी वापस स्टार्ट कर लो। आप किरदार की दिमागी कैफियत देखें जिससे वो गुजर रहा है। 16 साल तक एक कमरे में कैद रहना, फिर 16 साल बाद अचानक से एक दिन रिहा हो जाना और इस बात पर कि जाके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर लो और उस शख्स को भी ढूंढो जिसने आपके साथ ये सब किया है। ये सारे हालात जिससे आपका किरदार गुजर रहा है और अपने मकसद तक वो कामयाब होगा या नहीं, ये उस किरदार को ब्लैक एंड वाइट से हटाकर ग्रे एरिया में डाल देते हैं और जिसकी वजह से आप उससे करीब होते हो, आप उसके दुख से इमोशनली कनेक्ट होते हो, आप उसकी जर्नी से इमोशनली कनेक्ट होते हो। ऐसे ही 2013 की रिलीज़ लंच बॉक्स देख लें, डायरेक्टेड बाय रितेश बत्रा। एक तरफ इरफान खान का कैरेक्टर है जो जॉब से रिटायर होने वाला है और अपने ऑफिस में कुछ आखिरी दिन गुजार रहा है। दूसरी तरफ ईला है जो एक हाउस वाइफ है और एक मैकेनिकल ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ वो अपने मियाँ के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर रही है, की कोशिश कर रही है। फिर वो सारा दिन अपना किचन में गुजारती है और लंच बॉक्स बनाकर अपने मियाँ को भिजवाती है। इस सब के बीच में एक दिन वो लंच बॉक्स गलती से इरफान खान के पास डिलीवर हो जाता है। फिर जो एक सिलसिला शुरू होता है उनकी बातचीत का। आप नोट करें तो दोनों मेन कैरेक्टर के मिलने से पहले एक बिल्डअप किया है स्टोरी का, ताकि जब वो दोनों लेटर्स के थ्रू बातचीत शुरू करें तो देखने वाले को अजीब सा झटका ना लगे कि ये अचानक से क्या हो गया। जैसे कि फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज़ में होता है कि पाँचवीं मंजिल से गिरने के बाद भी एजेंट हॉब्स को कुछ नहीं होता, जिसे आम जुबान में आप अंधी भी कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ प्रैक्टिकली, लॉजिकली और रिलेटेबिलिटी वाइज आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते। एक बंदा 5वीं मंजिल से गिरा है तो उसको चोट तो लगेगी, मगर यहाँ पर तो उसको चोट ही नहीं लगती। मगर लंच बॉक्स में जब ईला और साजन की बात होती है तो आप उससे रिलेट करते हो। वो दोनों जो एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आप एज एन ऑडियंस होने के बावजूद उन चीज़ों को समझते हो। वो सीन जब साजन उसे कैफ़े में बुलाता है मिलने के लिए और फिर जब वो वहाँ बैठी होती है वो उससे नहीं मिलता, तो आप एज एन ऑडियंस चाहते हो कि वो ईला से जाकर मिले। ये सब एक अच्छी कहानी करती है, ऑडियंस को इतना जोड़ के रखती है कि आप अपने हिसाब से फैसले लेने लगते हो कि आपके कैरेक्टर को अब ये करना चाहिए, आपके कैरेक्टर को अब वो करना चाहिए। आप सतिया जित्रे की पत्थर पंचली की एग्जाम्पल ले लें। शुरू से ही आपको अपू के घर वाले और उनके हालात अपनी तरफ खींच लेते हैं। उसके बावजूद वो जिस तरीके से गुजारा कर रहे होते हैं वो आपको उनके सफ़र से और जोड़ देता है। एक सीन में जहाँ अपू का अब्बा अपनी बीवी से कहता है कि भाई मैं कभी भी हम सब के लिए उतना नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था, उस पर अपू की माँ जवाब देती है कि सब सही तो है, साल में 2 जोड़ी कपड़े बना लेते हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके घर के हालात ख़राब होते हैं, दुर्गा की तबीयत ख़राब होती है। ये सब एक अच्छी कहानी को आगे बढ़ाने का अंदाज़ है। ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, जिससे कैरेक्टर्स आपका गुजरता है वो उसके फैसले किस तरीके से चेंज करते हैं, उन तरीक़ों को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ये सब ज़रूरी है एक अच्छी कहानी के अंदर। मैंने आपको कहा था कि एक अच्छी कहानी में फिल्म मेकर आपसे कुछ कहना चाहता है। आप पत्थर पंचली की एग्जाम्पल ले लें तो उस कहानी के थ्रू सत्या जित्रे ने आपको उस वक्त बंगाल के जो गाँव के साइड के हिस्से हैं उनके हालात बताएं। गुर्बत देखें, यहाँ पे गुर्बत कितनी है, चीज़ों की तंगी है, चीज़ों और आसाइशों की कमी है, पैसे की कमी है, नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास, गुजारे नहीं हो पा रहे ज़िंदगी जीने के। जब भी आप नोटिस करें कि अपू का बाप जो है वो गांव छोड़कर बाहर जाता है ताकि वो पैसे कमा सके ज़्यादा और अपने घर के हालात ठीक कर सके। ये सारी जो सिनेरियोज़ हैं ये आपको फिल्म में दिखते हैं मगर एक कहानी के थ्रू दिखते हैं। अलग से आपको पॉइंटर्स लगा के बंगाल के हालात सत्या जित्रे ने नहीं बताए। अगर उनको ऐसा करना होता तो सत्या जित्रे न्यूज़ रिपोर्टर होते, एक फिल्म मेकर नहीं। ये फ़र्क है एक अच्छी स्टोरी और बुरी स्टोरी में, और यही बात है जो एक अच्छी फिल्म और एक बुरी फिल्म को एक दूसरे से अलग करती है। हम अगली बार भी स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। डिफरेंट फिल्म मेकर, डिफरेंट सिनेमास को एक्सप्लोर करेंगे एज अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे कैसे
डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है डिफरेंट मूवीज और डिफरेंट सिनेमा के अंदर डिफरेंट फिल्म मेकर्स एक्सप्लोर करते हैं। मगर ये जो चैनल है मेरा, ये एक पैटर्न पे चलता है। मैं हर 3 रिव्यूज़ करता हूँ मूवीज़ के, और हर 3 रिव्यूज़ के बाद एक सेशन स्टोरी टेलिंग या फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और उसके बाद वाला सेशन पोइट्री के ऊपर होता है। इसके अंदर मैं जो पोइट्रीज लिखता हूँ मैं उनमें से 1-2 पोइट्रीज आपसे शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को भी शेयर करनी है अपनी पोइट्रीज या अपने पीसेस, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद वापस 3 रिव्यूज़, और फिर वापस पैटर्न रिपीट होगा कि फिर स्टोरी टेलिंग, फिर पोइट्री, फिर 3 रिव्यू। चैनल इस हिसाब से चलता है। तो यही था आज का सेशन हमारा स्टोरी टेलिंग थ्रू द आई ऑफ सिनेमा के ऊपर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस फिल्म मेकिंग के हवाले से, फिल्म रिव्यूज़ के हवाले से आप देख सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने होस्ट को इजाज़त दें, साद हाशिम को। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। दिस इज़ मी, साद हाशिम, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।